कैसे हो फ्रेंड्स सभी। आज हम बनाएंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें पहला लेसन है हॉस्पिटल फार्मेसी और उसमें पहला क्वेश्चन है 300 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए फार्मासिस्ट की आवश्यकता की संख्या है तो ये कितनी होती है। इसमें चाहिए 10। दूसरा है फार्मेसी का ब्याज जो फार्मासिस्ट की सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों की आवश्यकताओं को उत्तर देता है ताकि इष्टतम प्रमाण आधारित देखभाल प्रदान की जा सके। वो सब क्या कहते हैं, वो सब कहते हैं GPP। फिर आपका NQAS का मतलब क्या है, तो होता है राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, तो हो जाएगा A। फिर आपका अस्पताल मान्यता कार्यक्रम वर्ष कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 2005 में, 2005। फिर आपका NABH का पूरा नाम क्या है, तो ये है तो इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यान बोर्ड, तो इसका A हो जाएगा। फिर आपका एक अस्पताल को बड़ा कहा जाता है यदि उसमें बिस्तर है कितना, 1000 से कम। फिर है सिविल अस्पताल है कौन सा, कम बजट वाला अस्पताल। फिर आपका GPP का पूरा नाम क्या है, GPP का पूरा नाम क्या है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। फिर आपका 50 बिस्तर वाले अस्पताल में कंपाउंडिंग और वितरण क्षेत्र के लिए कितने फ्लोर क्षेत्र आवश्यक है, तो इसमें आ जाएगा 205 वर्ग फीट, 205 वर्ग फीट। फिर है उच्चतम उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी में मौजूद है, तो इसमें हो जाएगा एलीट अस्पताल। फिर आपका अस्पताल फार्मासिस्ट के रूप में पहचाना गया पहला व्यक्ति है, तो ये कौन थे, जोनाथन रॉबर्ट्स। फिर है फार्मेसी पंजीकरण के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण घंटे हैं, तो ये कितने होते हैं, 500 घंटे। फिर है 500 तक बिस्तर वाले अस्पताल में कर्मचारी फार्मासिस्ट की कितनी संख्या की सिफारिश की गई है, तो इसमें की गई है 15 की। फिर आपका तृतीयक देखभाल का मतलब है, तो ये होता है उच्च स्तर की विशेष देखभाल। फिर है ASHP दिशा निर्देश के लिए मानक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फार्मेसी सेवाएं। फिर है रिक्त स्थान है इसमें, ASHP का मतलब क्या है, तो ये है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी, तो हो जाएगा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मेसी। फिर है ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं कौन, कैंसर चिकित्सक होते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। फिर आपका फार्मासिस्ट से जुड़े होते हैं कौन, दवाओं का वितरण,
दवाओं का वितरण। फिर आपका अस्पताल शब्द लैटिन शब्द किससे लिया गया है? हॉस्पिटेलिस से। हॉस्पिटेलिस। फिर है और 5वीं संस्करण के NABH अस्पताल मानक पर जारी किए गए थे कब? फरवरी 2020 में। फरवरी 2020। चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंट कमिटीज़ इन द हॉस्पिटल। पहला क्वेश्चन है इसमें, फार्मेसी और चिकित्सीय समिति का मुख्य उद्देश्य के रूप में कार्य क्या करता है? तो ये है एक सलाहकार और शैक्षिक निकाय। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका फार्मेसी और चिकित्सीय समिति उन व्यक्तियों का समूह जो दवाओं के चिकित्सीय उपयोग के संबंध में तैयार करते हैं क्या? नीतियाँ। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल के फार्मूले का उद्देश्य है? तो इसमें हो जाएगा अस्पताल नीतियों पर जानकारी। सी हो जाएगा। फिर आपका अस्पताल में दवाओं के चिकित्सीय उपयोग के लिए जिम्मेदार समिति को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं हम फार्मेसी और चिकित्सीय समिति कहते हैं इसको। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन अस्पताल के फार्मूलरी का सामग्री है? तो ये सभी हैं इसमें, ये सभी। फिर आपका हाजिर चिकित्सक को प्रत्येक प्रतिकूल प्रतिक्रिया के मामले में को रिपोर्ट करनी चाहिए, तो किसको करनी चाहिए? PTC के अध्यक्ष को। PTC के अध्यक्ष को। फिर है फार्मेसी और चिकित्सा न्यूनतम कितनी बार है? समिति की बैठक साल में आयोजित की जाती है, तो की जाती है 6 बार। फिर है PTC में एक अध्यक्ष व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, कौन? चिकित्सक। फिर आपका समिति का कार्यसूची एजेंडा है क्या? सभी। इसमें सभी आ जाएंगे। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा संस्करण नियंत्रित समिति का कार्य नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें नहीं है दवा का वितरण। सी ऑप्शन। फिर है PTC को होनी चाहिए संख्या में फार्मेसी की आवश्यकता कितनी? 1। फिर है अस्पताल फार्मूलरी में दवाओं को जोड़ने और हटाने के लिए मानदंड तो क्या है? उपरोक्त सही हो जाएगा इसका भी। फिर है अस्पताल फार्मूलरी में दवा के प्रयोग या हटाने के संबंध में नीति दिशा निर्देश कौन तैयार करता है? तो ये करता है फार्मेसी और चिकित्सा समिति। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका फार्मेसी और चिकित्सा समिति का समावेश होता है, किस में होता है? तो ये होता है सभी में, इसका जाएगा सभी। फिर आपका एंटीबायोटिक प्रतिरोध है, तो ये क्या होता है? बैक्टीरिया द्वारा एंटीबायोटिक के प्रभावों से बचने की क्षमता, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स है। PTC का मतलब क्या है? PTC मतलब है फार्मेसी व चिकित्सा समिति। PTC का मतलब है फार्मेसी व चिकित्सा समिति। फिर है दूसरा को PTC का सचिव नियुक्त किया गया, किसे? फार्मासिस्ट को। फिर है अस्पताल फार्मूलरी में अस्पताल में की सूची शामिल है, फार्मास्यूटिकल। फिर है PTC का एजेंडा
द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा? सचिव के द्वारा। तो इसमें आ जाएगा सचिव। फिर आपका ICC का मतलब क्या है? संक्रमण नियंत्रण समिति। अब है लेसन नंबर 3, सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। इसमें पहला है क्वेश्चन, अनुसूची H दवाइयों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये OTC दवाइयाँ हैं, ये गलत है, ये ऑप्शन। फिर है साइटोटॉक्सिक दवाइयों के निपटान के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो ये है कौन सा? मध्यम तापमान भस्मीकरण। तो इसमें C ऑप्शन नहीं है। फिर आपका ED विश्लेषण का मतलब है, तो क्या है ये? महत्वपूर्ण, आवश्यक और वांछनीय। तो C ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर आपका शीत संग्रहण तापमान कितना होता है? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ये पीछे भी आया था क्वेश्चन। सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली ओपिओइड दवाइयाँ हैं, तो ये कौन सी हैं? हेरोइन। हेरोइन। फिर आपका छठा क्वेश्चन है, डॉट डॉट वह लिंक है जिसके माध्यम से पर्ची वाली दवाइयाँ निर्मित और मरीजों तक पहुँचाई जाती हैं। तो छठा कौन सा हो जाएगा? फार्मास्यूटिकल आपूर्ति श्रृंखला। छठा हो जाएगा इसका। फिर है कोई भी दवा जो मन, भावना और व्यवहार को प्रभावित करने में सक्षम है वह है। तो ये क्या होती है? ये होती है मन प्रभावी दवाएं। मन प्रभावी दवाएं। फिर है FIFO का पूरा रूप क्या है? तो इसका है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। B ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर है प्लास्टिक या स्टील के ड्रम के अंदर एक ठोस ब्लॉक का उपयोग किस तकनीक में किया जाता है? तो इसे हम करते हैं अपशिष्ट स्थिरीकरण में। B ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है ILRS किस सीमा तक तापमान बनाए रख सकते हैं? तो ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी इन्वेंट्री नियंत्रण की तकनीक है? तो इसमें हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। फिर है NDPS का पूरा नाम क्या है? तो यह है स्वापक दवाइयों और मन प्रभावी पदार्थ। तो इसका जगह B ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का प्रबंधन है, तो ये क्या होता है इसमें? ये है सामान और सेवाओं का प्रभाव। B ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शीत श्रृंखला उपकरण है? तो ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। फिर है ILR का मतलब है, तो ये क्या है? ये हो जाएगा आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। तो इसका D ऑप्शन हो जाएगा। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला है EOQ का पूरा रूप है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हो जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन शब्द सबसे पहले तो किसने दिया था? ये दिया था कीथो लीवर ने। कीथो लीवर ने। फिर है
FEFO का पूरा रूप है, तो इसका रूप है मतलब है पहले समाप्त, पहले बाहर। फिर है वह समय है जो ऑर्डर देने और विभाग में दवाइयाँ प्राप्त करने के बीच लिया जाता है, तो यह है समय सीमा। चौथे का हो जाएगा समय सीमा, समय सीमा। फिर है वह दवाइयाँ जो मरीजों को हानि पहुंचाने के उच्च जोखिम के साथ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उच्च जोखिम वाली दवाइयाँ। अब है लेसन नंबर 4, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा बीमार या समय से पहले जन्मे नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए समर्पित है? तो यह है NICU-A। फिर है ICU का मतलब है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ICU का मतलब हो जाएगा इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन इंटेंसिव केयर यूनिट। फिर है वे मरीज जो भर्ती नहीं होते और बिस्तर पर नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बाह्य मरीज, बाह्य मरीज। फिर है OPD का मतलब क्या है? अदर पेशेंट डिपार्टमेंट या अन्य मरीज विभाग, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर है CODD का पूरा रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा केंद्रीकृत इकाई खुराक वितरण, ये हो जाएगा इसका। फिर है आपातकाल में उपयोग की जाने वाली जीवन रक्षक दवा कौन सी है? तो ये होती है एड्रीनेलिन। फिर है अनुसूची सेकंड और अनुसूची थर्ड नियंत्रित दवाओं के लिए प्रिस्क्रिप्शन डॉट डॉट तक वैध होता है, तो ये 28 दिन तक होता है। फिर आपका वे बाह्य मरीज जो चलने में सक्षम होते हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं एम्बुलेटरी मरीज। फिर NICU का मतलब क्या है? तो ये होता है नवजात गहन देखभाल इकाई, भी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका वह मरीज जो अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता रखते हैं वे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं भर्ती मरीज। फिर आपका दवा बेस्केट वितरण विधि को डोट में अपनाया जाता है, तो उसमें कहते हैं नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है तत्काल चिकित्सा ध्यान देने या दुर्घटना की स्थिति में डोट सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो करते हैं आपातकालीन देखभाल, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक दवाइयों के वितरण के लिए कौन सी पद्धतियाँ उपयोग की जाती हैं? तो इसमें हम करते हैं A तथा B दोनों, A तथा B दोनों। फिर आपका कौन से प्रकार की दवा वितरण प्रणाली एकल खुराक की दवाइयों को सेवन के लिए तैयार रूप में पैक करने की प्रक्रिया करती है? तो इसमें आ जाएगा इकाई खुराक वितरण प्रणाली, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है ADC का मतलब है, इसका हो जाएगा स्वचालित वितरण कैबिनेट, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है फिल इन द ब्लैंक से पहला, जो मरीज सामान्य लक्षणों जैसे बुखार और खांसी के साथ अस्पताल आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सामान्य बाह्य रोगी, सामान्य बाह्य रोगी। फिर
ICCU की देखभाल से संबंधित है दिल, तो इसमें जाएगा दिल। फिर है UDDS का संक्षिप्त रूप है, तो ये क्या होता है? इकाई खुराक वितरण प्रणाली। तीसरे का इकाई खुराक वितरण प्रणाली। फिर आपका फ्लोर बोर्ड स्टोक सिस्टम डॉट डॉट में देखा जाता है, तो ये होता है निजी अस्पताल में, निजी अस्पताल। फिर आपका एम्बुलेटरी मरीज को डॉट डॉट भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे? बाह्य रोगी, बाह्य रोगी। फिर आपका लेसन नंबर 5 है कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स। तो पहला इसमें क्वेश्चन है अस्पताल फार्मेसी में फार्मास्यूटिकल कंपाउंडिंग क्या है? तो ये होता है व्यक्तिगत मरीज के लिए अनुकूलित दवाओं की तैयारी। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा टीपीएन के घटक हैं? तो इसमें हो जाएगा ये सभी, ये सभी। फिर है एंटागोनिस्ट प्रभाव किस प्रकार की असंगति में दिखाई देता है? तो इसमें जाएगा चिकित्सीय असंगति में, बी ऑप्शन। फिर आपका असंगति के प्रमुख परिणाम है कौन कौन से हैं? ये सभी हैं। फिर है टीपीएन घोल तैयार करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र क्या है? तो ये क्या है? बी ऑप्शन हो जाएगा इसका फार्मेसी में लेमिनर फ्लो हुड के तहत, बी ऑप्शन। फिर आपका फोर्थ मिश्रण के प्रकार कौन सा है? तो हो जाएगा आपका सभी, उपरोक्त सभी। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ सामान्यतः कुल आत्रेतर पोषण घोल में जोड़े जाते हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, ट्रेस तत्व और विटामिन्स। फिर आपका कैथेटर का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है, तो ये करते हैं हम। 8वां क्वेश्चन कैथेटर का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है, तो इसे हम करते हैं मूत्र प्रतिधारण के मामले में मूत्राशय को खाली करना, तो इसमें आ जाएगा ए ऑप्शन। फिर आपका जीवाणु रहित औषधीय उत्पादों का निर्माण डॉट डॉट में किया जाता है, जिनका उद्देश्य विनिर्माण के हर चरण में सूक्ष्म जीवों और कण संतुषण कम करना है, तो इसमें नंबर क्या आ जाएगा? एंटीसेप्टिक, ये आ जाएगा इसमें एसेप्टिक क्षेत्र। फिर है सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम टीपीएन में डॉट डॉट के रूप में उपयोग होते हैं, किसमें? इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में। फिर है कुल आत्रेतर पोषण टीपीएन है, तो इसमें क्या है? इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन। एक अंतःशिरा फीडिंग विधि उन मरीजों के लिए जो मौखिक पोषण नहीं ले सकते। फिर आपका अंतःशिरा दवा तैयारी और सेवन में कौन सी दवाओं की त्रुटि होती है? तो इसमें होती है उपरोक्त सभी की, इनमें से सभी। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन टीपीएन सेवन का एक संभावित जटिलता है? तो इसमें आ जाएगा हाइपर ग्लाइसीमिया, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। फिर आपका दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच की परस्पर क्रिया जो रंग, गंध, स्वाद, चिपचिपाहट और रूप में बदलाव ला सकती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भौतिक असंगति, ये ऑप्शन। फिर आपका प्रोटीन
कार्बोहाइड्रेट्स और आवश्यक पोषक तत्व जो मरीज को फोर्थ लाइन के माध्यम से दिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कुल आंत्रेतर पोषण। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। लेसन नंबर 6 है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो इसमें पहला है अपशिष्ट के बल्क को कम करता है क्या? भस्मीकरण। फिर है दूसरा रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया था? तो इसमें करते हैं सभी का, उपरोक्त सभी का। फिर है एल्फा कणों की विभेदन क्षमता होती है बीटा और गामा विकिरण से कम। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा आयनकारी विकिरण का प्रकार है? तो इसमें जाएगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। फिर आपका रेडियोधर्मी अपशिष्ट का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जाएगा इनमें से सभी। फिर है निम्नलिखित में से किस पर कोई आवेश नहीं होता है और यह विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता? तो इसमें क्या हो जाएगा? गामा किरणें। गामा किरणें बी ऑप्शन हो जाएगा ये। फिर है निम्नलिखित में से कौन रेडियोधर्मिता की इकाई है? तो इसमें कौन सी है? क्यूरी। क्यूरी बी ऑप्शन। फिर है रेडियोधर्मी अपशिष्ट को प्रयोगशाला में संग्रहित किया जा सकता है यदि अर्धायु कितने से अधिक हो? 36 दिन से अधिक हो। 36 दिन। फिर आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की संगठन है तो इसमें क्या होता है? ए तथा बी दोनों है इसमें। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी रेडियो फार्मास्यूटिकल्स निपटान की विधि है? तो इसमें कौन सी है? ये सभी हैं। फिर है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को डोट में संग्रहित किया जाता है तो किस में करते हैं इसे? लेड शील्डिंग में। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का उपयोग डोट के उपचार में किया जाता है तो ए तथा बी दोनों में। फिर आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है तो ये क्या है? ऐसी दवाएं जिनमें रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं तो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का लाभ है? तो इसमें कौन सा जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो आइसोटोप का उपयोग है? तो इसमें आ जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। रिक्त स्थान है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का नैदानिक अनुप्रयोग है तो ये किसमें होता है? वृक्क की इमेजिंग में, वृक्क की इमेजिंग। फिर दूसरा है जीआरपी का पूरा नाम क्या है? अच्छी विकिरण अभ्यास, अच्छी विकिरण अभ्यास। फिर है गोल्ड 198 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया था, कैंसर। तो इसमें आ जाएगा तीसरे में कैंसर। फिर है हड्डी के स्कैन में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो यह है टेक्टेनियम, टेक्टेनियम 99। टेक्नेटियम 99। फिर है पांचवा क्वेश्चन है कण का आयनीकरण क्षमता उच्च होती है, किसकी होती है? तो ये होती है अल्फा कण की। अल्फा कण का आयनीकरण क्षमता उच्च होती है। फिर है लेसन नंबर 7 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल्स फार्मेसी प्रैक्टिस। तो पहला है इसमें निम्नलिखित में से
कौन सा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया गया पर्ची है जिसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा तैयार किया जाता है? तो उसे क्या कहते हैं हम? ई प्रिस्क्रिप्शन। ई प्रिस्क्रिप्शन। फिर है दूसरा HGA। हीमोग्लोबिन A1 की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें करते हैं बायर का DCA 2000। बायर का DCA 2000। फिर है दवाओं की निगरानी, तो इसमें क्या आ जाएगा? इनमें से सभी के आधार पर की जाती है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड का कार्य है? तो इसमें आ जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी। फिर है फार्मा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता विशेषता कौन सी है? तो इसमें आ जाएगा 5वें में इनमें से सभी। फिर है छठा, कौन दवा को सुव्यवस्थित करने के लिए दवा की पर्ची और सत्यापन को प्रबंधित करने की अनुमति देता है? तो ये कौन देता है? तो ये देता है सर्नर फार्मनेट। सर्नर फार्मनेट। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा GST युक्त ERP सॉफ्टवेयर है? तो यह है मिर्केल सॉफ्टवेयर। मिर्केल सॉफ्टवेयर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल फार्मेसी में उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी। इनमें से सभी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड का कार्य है? तो ये भी क्या है? इनमें से सभी। फिर है अस्पताल की फार्मेसी में दवा फार्मूलरी सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा यह सुनिश्चित करना कि निर्धारित दवाइयाँ अस्पताल द्वारा स्वीकृत दिशा निर्देशों के अनुसार हों। तो हो जाएगा C ऑप्शन। फिर है अस्पताल फार्मेसी अभ्यास में कंप्यूटर के प्राथमिक उपयोगों में से एक क्या है? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? दवा की पर्ची ट्रैकिंग। दवा की पर्ची ट्रैकिंग। फिर है अस्पताल फार्मेसी में कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लाभ है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वस्तु सूची प्रबंधन के सुधार। फिर है एक कंप्यूटरीकृत दवाई सूचना प्रणाली अस्पताल के फार्मासिस्ट के किस प्रकार मदद करती है? तो ये करती है मरीज की दवाइयों का इतिहास और दवाओं के परस्पर क्रिया। तो इसमें आ जाएगा B ऑप्शन। फिर है अस्पताल फार्मेसी अभ्यास में इलेक्ट्रॉनिक पर्चियों के लिए आमतौर पर कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रणाली, B ऑप्शन। फिर आपका सिवाय इसके सभी चिकित्सा सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली कौन सी है? तो यह है कॉम्पवेयर, C ऑप्शन हो जाएगा। अब है लेसन नंबर 8 क्लिनिकल फार्मेसी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक स्वास्थ्य देखभाल समूह में एक नैदानिक फार्मासिस्ट की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो ये क्या होती है? ये होती है दवा उपचार और मरीज के परिणामों का अनुकूल करना, D ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर है भारत में नैदानिक फार्मेसी सेवाएं वर्ष किस वर्ष शुरू हुई थी? तो हुई थी 1992 में। 1992। फिर है फार्मास्यूटिकल देखभाल प्रक्रिया में डॉट शामिल है? तो क्या शामिल है इसमें? ये सभी शामिल है। इनमें से सभी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी नैदानिक फार्मासिस्ट की है? तो इसमें क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। फिर है रोगी परामर्श से मदद करता है डॉट। तो इसमें क्या जाएगा? इसमें आ जाएगा C ऑप्शन मरीज को अपनी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए दवा लेने के लिए प्रेरित करना, इसका C ऑप्शन हो जाएगा। फिर है होम मेडिकेशन रिव्यू का लाभ कौन सा है? तो इसमें कौन सा जाएगा? इनमें से सभी। फिर है पुरानी उम्र में होने वाली शारीरिक और मानसिक दवाई बदलावों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं जरा चिकित्सा। जरा चिकित्सा। फिर है प्रभावी रोगी परामर्श का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम उत्पन्न करता है? तो ये करता है
मरीज की गुणवत्ता में सुधार करना, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है कौन सा व्यक्ति परीक्षण स्थल पर नैदानिक परीक्षण के संचालन के लिए जिम्मेदार है, तो ये कौन है, जांचकर्ता, जांचकर्ता। फिर है दवा द्वारा प्रेरित फुफ्फुसीय विकार का कौन सा प्रतिकूल प्रभाव है, तो ये क्या है, इनमें से सभी। फिर आपका दवा के प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाने की विधि कौन सी है, तो ये कौन सी होती है, इनमें से सभी। फिर है कौन सा प्रतिकूल दवा प्रभाव पूर्वानुमान योग्य होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अत्यधिक फार्माकोलॉजिकल प्रभाव, बी ऑप्शन। फिर है दवा द्वारा प्रेरित रक्त प्रणाली विकार का कौन सा प्रतिकूल प्रभाव है, तो इसमें जाएगा आपका ए तथा बी दोनों, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा बार्ड राउंड का प्रकार है, तो ये होता है इनमें से सभी। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा एंटीनेटल देखभाल के नाम से जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रीनेटल देखभाल। लेसन नंबर 9, क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट यूज इन द इवोल्यूशन ऑफ डिसीज स्टेट्स। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन है वैन डेन वर्ग प्रतिक्रिया परीक्षण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, जैसे हम करते हैं यकृत कार्य परीक्षण के लिए। दूसरा है निम्नलिखित में इलेक्ट्रोलाइट्स का परीक्षण कौन सा है, तो ये होता है आपका इनमें से सभी, इनमें से सभी। फिर आपका एएलपी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये होता है आपका क्षारीय फॉस्फेट। फिर आपका निम्नलिखित में श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है, तो ये कौन सी होती है आपकी, तो ये होती है आपकी इनमें से सभी, ये सभी क्या हैं, WBC की सेल्स हैं ये। SGPT का फुल फॉर्म क्या है, तो ये होती है सीरम ग्लूटामेट पायरूवेट ट्रांस एमिनेज, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र की भौतिक परीक्षण में शामिल है, तो ये कौन सा होता है इसमें, तो इसमें होता है इनमें से सभी, इनमें से सभी। फिर है ट्रेडमिल का उपयोग डोडोट के लिए किया जाता है, तो इसमें हम करते हैं हृदय विकार का निदान, हृदय विकार का निदान। फिर है आपका रक्त शर्करा के स्तर में कमी डोडोट के रूप में को जाना जाता है, तो इसमें हम करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका रीनल क्लियरेंस की गणना द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो की जाती है आपकी C=U गुणा V/P, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है पीलिया में पीले रंग के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इसमें कौन जिम्मेदार है, बिलीरूबिन, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है 6 मिनट की वॉक टेस्ट एक है, तो इसमें क्या है, पल्मोनरी कार्य परीक्षण, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है CT स्कैन का उपयोग डॉक्टर के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है इसमें, तो ये करते हैं हम सभी अंगों के लिए, सभी अंगों के लिए। फिर है बिलीरूबिन में बढ़ता है, तो इसमें क्या बढ़ता है, इसमें बढ़ता है सभी, उपरोक्त सभी। फिर है आपका हृदय गति में वृद्धि को कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया। फिर है FVC का पूर्ण रूप क्या है, तो ये होता है तो जाएगा फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी
बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। आरबीसी की संख्या में वृद्धि को क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं हम, इसे कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया। फिर आपका स्पाइरोमेट्री का उपयोग किसमें करते हैं हम? पल्मोनरी कार्य परीक्षण। पल्मोनरी कार्य परीक्षण। फिर आपका मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया। फिर आपका निम्न सीरम TSH स्तर को इंगित करता है, किसे करता है? हाइपर थायराइडिज्म को। हाइपर थायराइडिज्म को। फिर आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, ये किसको मापता है? ये मापता है फेफड़ों में वायु की शेष मात्रा को। फेफड़ों में वायु की शेष मात्रा। लेसन नंबर 10 है पॉइजनिंग यानी पॉइजन। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, दवाइयों की जानकारी का संसाधन किस प्रकार का है? तो इनमें से सभी। फिर आपका सार्वभौमिक एंटीडोट के संगठन का कौन सा हिस्सा है? तो ये है इनमें से सभी। फिर है पारा विषाक्तता के लिए एंटीडोट क्या है? तो ये है BAL। फिर है नक्श भूमिका किस प्रकार के विषाक्तता है? तो ये कौन से होते हैं? स्पाइनल विषाक्तता, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है पारा किस प्रकार की विषाक्तता है? तो ये कैसी होती है? 5वें का अकार्बनिक। फिर है एट्रोपिन किस प्रकार की विषाक्तता के लिए उपयोगी है? तो इसमें हो जाएगा पिलोकार्पिन। फिर है एनसाइक्लोपीडिया किस प्रकार का दवा सूचना संसाधन है? तो ये कितना है? तृतीय संसाधन। फिर है कार्बामेट्स के एंटीडोट हैं, तो ये कौन से हैं? एट्रोपिन। फिर है विष को हटाने की विधि कौन सी है? तो ये होती है उपरोक्त सभी, ये सभी हैं। फिर है एक पदार्थ है जो विष के प्रभाव के विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है बिना उससे रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया किए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर है इनमें से कौन सा हिपेरिन के लिए एंटीडोट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम क्या करते हैं? प्रोटामाइन सल्फेट। फिर है शोध पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से प्राप्त जानकारी है, तो ये कौन सी है? प्राथमिक स्रोत। फिर है ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक विषाक्तता के लिए एंटीडोट है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? एट्रोपिन। फिर है DIC का मतलब है, तो क्या होता है? तो ये हो जाएगा ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर। फिर है जब विष के प्रकार का पता नहीं होता तब डोट एंटीडोट का उपयोग किया जाता है, कौन सी का? सार्वभौमिक। तो ये लगभग 170 क्वेश्चन थे जो आपके डी फार्मा के सेकेंड ईयर में पिछली कक्षाओं में आए हैं, और इसमें से ही आपको 20 नंबर
मिल जाएंगे बड़ी आसानी से।